दुनिया में शक्ति का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। जब से शीत युद्ध का अंत हुआ है, तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई दिशा सामने आई है। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में एकमात्र महासत्ता के रूप में अमेरिका की स्थिति मजबूत हुई। इस परिवर्तन ने वैश्विक शासन को एक तरफा बना दिया और यह बदलाव वैश्विक संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव डालने लगा। संयुक्त राष्ट्र या यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्गठन की आवश्यकता ने एक नया सवाल खड़ा किया है। क्या इन संगठनों को नए वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप ढाला जा सकता है और भारत का इस पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में क्या स्थान हो सकता है? आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और वैश्विक शासन की वर्तमान स्थिति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका उद्देश्य था दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। शुरुआत में यह संगठन द्विपक्षीय संघर्षों को हल करने में बहुत प्रभावी था, लेकिन समय के साथ वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जटिल हो गए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन का वर्चस्व है, जो निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह प्रणाली अब दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन को नहीं दर्शाती। भारत, जापान, ब्राजील जैसे देशों की बढ़ती वैश्विक ताकत के बावजूद उन्हें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का अधिकार नहीं मिला है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की संरचना में पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि यह संगठन न केवल शक्तिशाली देशों की आवाज बने, बल्कि छोटे और विकासशील देशों की चिंताओं को भी ध्यान में रखे। भारत की स्थिति, एक नई भूमिका। भारत एक बड़ी उभरती हुई शक्ति है और उसका प्रभाव वैश्विक मामलों में बढ़ता जा रहा है। भारत ने 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया, जो इसका प्रमाण है कि भारत का वैश्विक मंच पर मजबूत स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन में भारत की प्रमुख भूमिका हो सकती है। भारत न केवल एक विशाल आबादी वाला देश है, बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका उसे एक स्थायी सदस्य बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ कई नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मंच भी सामने आए हैं। जैसे 2000 के दशक में ब्रिक्स का गठन हुआ, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते हुए देशों को एक मंच पर लाया गया। यह संगठन वैश्विक मामलों में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है और अब यह संयुक्त राष्ट्र के बाद एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह बन चुका है। इसके अलावा अन्य नए संगठनों का भी विकास हुआ है, जैसे G20 या ग्रुप ऑफ 20, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मंच है। साथ ही वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर काम करने के लिए पेरिस समझौता जैसे समझौतों का गठन हुआ। इन नए संगठनों का उदय इस बात का संकेत है कि भविष्य में वैश्विक सत्ता और निर्णय प्रक्रिया एक तरफा से अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण हो सकती है। वहीं गैर सरकारी संगठन की भूमिका भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन संगठनों का उद्देश्य सरकारों की नीतियों पर निगरानी रखना और वैश्विक समस्याओं जैसे मानवाधिकार, पर्यावरण और शिक्षा पर काम करना है। निष्कर्ष, वैश्विक राजनीति में बदलाव के साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पुनर्गठन अनिवार्य है। भारत का बढ़ता हुआ वैश्विक प्रभाव और नए संगठनों का उदय यह दर्शाता है कि भविष्य में वैश्विक शासन अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक हो सकता है। हालांकि इसके लिए इन संस्थाओं को अपनी संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा, ताकि वे अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सकें। आखिरकार वैश्विक शासन की नई दिशा में भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है, विशेष रूप से जब भारत जैसे देशों की आवाज को महत्व दिया जाए। तो अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई है। बी, संयुक्त राष्ट्र की संरचना 1945 में अपनी स्थापना के बाद से अपरिवर्तित रही है। सी, ब्रिक्स और G20 जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक शासन में यूएन के विकल्प के रूप में उभरे हैं। डी, गैर सरकारी संगठनों का वैश्विक शासन में कोई योगदान नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।